क्रिएट नाम से एक कमांड होती है जिसका पर्पस होता है डेटाबेस में कुछ भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस कमांड का यूज करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यूजर क्रिएट करना है तो क्रिएट यूजर। अगर मुझे टेबल बनानी है तो क्रिएट टेबल। अगर मुझे डेटाबेस बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस। अगर मुझे फंक्शन बनाना है तो क्रिएट फंक्शन। तो कुछ भी क्रिएट करने के लिए एक ही कमांड है जिसका नाम है क्रिएट। तो ये तो बहुत आसान हो गया। कुछ भी माइस्क्ल में अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो एक कमांड है क्रिएट। अब क्रिएट को कैसे पता चलेगा कि क्या क्रिएट करना है? तो उसके आगे जो भी आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसके लिए कीवर्ड आएगा। जैसे टेबल कीवर्ड है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड होते हैं, उसी तरह से हमारा हर आरडीबीएमएस के अंदर क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स आएंगे यहाँ पर। इवन जो कमांड्स हैं ये कमांड भी कीवर्ड्स हैं, तो इसको हम कमांड कह रहे हैं ताकि समझ में ज्यादा आए। क्रिएट नाम से भी कीवर्ड ही है, कमांड कीवर्ड एक ही बात है। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि अगर मैं किसी को कमांड बोलूंगा तो इसका मतलब है कि शुरुआत उसी से होगी, और अगर मैं बोलूंगा एक कीवर्ड है तो जरूरी नहीं है कि उसी से शुरुआत होगी, वो कहीं भी आ सकता है पूरी क्वेरी के अंदर, बीच में लास्ट में कहीं भी आ सकता है। लेकिन हर कमांड भी कौन है, एक कीवर्ड है। ठीक है, तो क्रिएट कमांड होगी। क्रिएट कमांड के बाद हम लिखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए उसके बाद स्पेस देकर डेटाबेस का नाम, किस नाम से आप डेटाबेस बनाना चाहते हैं वो आप नाम देंगे। तो यहाँ भी आप बेटर है कि नाम के जो रूल्स हैं वो वही फॉलो करें जो हमने वेरिएबल के नाम के फॉलो करे थे सी में, जावा में, पाइथन में, कि किसी का नाम जो होना चाहिए वो हमारा जनरली सिंपल कंटेंट नहीं करना चाहिए, नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर नहीं आने चाहिए, है ना। तो इस तरह के कन्वेंशन फॉलो करेंगे। अगर मान लीजिए नहीं करते हैं और एरर आ जाती है तो समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि हमने सही नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस। अब मैं क्या करता हूँ, आपके बैच के टाइम से डेटाबेस बना देता हूँ। तो मैंने लिख दिया 9 to 10:30। अब मेरा मन करेगा मैं ऐसे कर दूं 9 to 10:30 ऐसे करके, तो शायद एरर आ जाए क्योंकि किसी के नाम में कॉलन अलाउड नहीं होगा। अगर मैं ऐसे कर दूं सर 2 की जगह डैश लगा दूं तो शायद एरर आ जाए क्योंकि डैश हमारा नाम में अलाउड नहीं होगा। करके देख लेना एक बार, ठीक है। तो मैंने 9 to 10:30, तो किसी के नाम में डिजिट और लेटर अंडरस्कोर ये तीन चीजें जनरली अलाउड होती हैं। तो रिकमेंड यही करा जाता है जब भी डेटाबेस में कोई नाम दिया जाए तो नाम में लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर इन तीनों का इस्तेमाल आप करें। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नेम। क्रिएट कमांड से क्या लिख गई है हमारी, क्रिएट क्वेरी लिख गई। अब क्या करोगे, अब क्वेरी को टर्मिनेट करना है। जबकि पाइथन के स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करें या ना करें ऑप्शनल होता था, तो यहाँ पर टर्मिनेट करने के लिए डेलीमीटर यूज होता है, सेमी कॉलन, जो कि बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर है। तो इसे क्या बोलते हैं, डेलीमीटर। और डिफॉल्ट डेलीमीटर क्या है हमारा, सेमी कॉलन। इसका मतलब होता है क्वेरी टर्मिनेट हो गई। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे ये क्वेरी कहाँ जाएगी, हमारा जो माई सिक्वल का डेटाबेस इंजन है उसके पास जाएगी। डेटाबेस इंजन इसको कंपाइल करेगा, दैट मीन्स इसमें गलतियां ढूंढेगा। अगर कोई गलती नहीं होगी तो फिर इस क्वेरी को रन कर दिया जाएगा और इसका जो इफेक्ट है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एंटर करेंगे, क्वेरी ओके, और इसका एग्जीक्यूशन टाइम 0.06 सेकेंड है। तो यानी कि हमने एक डेटाबेस बना लिया या एक स्कीमा बना लिया। सर और भी बना सकते हैं, हमने कहा और भी बना सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, मान लो एक और बना दिया मैंने 9 to 10 नाम से। तो सर ऐसे तुम कितने ही बना सकते, हमने कहा कितने भी बना सकते हो। तो डेटाबेस की जगह स्कीमा कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। क्रिएट स्कीमा, स्कीमा का नाम कर दिया मान लीजिए 9 to 1, कुछ भी लिख दिया, हमें तो समझना है। तो स्कीमा और डेटाबेस एक ही बात है। ठीक? तो अब सर आपने 3 डेटाबेस बना दिए,
अब ये बताओ किस डेटाबेस में जाकर आप टेबल बनाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो जिस डेटाबेस में आपको टेबल बनानी है, उस डेटाबेस को आप क्या करेंगे, पहले यूज करेंगे। तो यूज करेंगे मतलब उसके अंदर एंटर होंगे। तो किसी भी डेटाबेस के अंदर एंटर होने के लिए यूज नाम की कमांड होती है, और यूज कमांड के बाद आप क्या लिखेंगे, आप उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे जिस डेटाबेस में आप एंटर होने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कर दिया 9 to 10 30। अब मैं अपना 9 to 10 30 डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुका हूं। अब मैं जो भी यहाँ पर लिखूंगा वो मेरा इस डेटाबेस के अंदर इफेक्ट होगा। अब क्या चाहते हो? हमने कहा हम टेबल बनाना चाहते हैं। तो टेबल कैसे बनेगी, क्या होगी, हमने कहा देख लेते हैं क्या टेबल हो। यूज, फिर से यूज लिख दो, फिर चेंज करना तो फिर यूज लिख दो। तो किसी भी डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में जाने के लिए यूज कमांड। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने माई लॉन्च करा तो अभी हम एक डिफॉल्ट डेटाबेस में थे जिसका नाम था माई सिक्वल डेटाबेस, और अब हम अपने वाले में आ गए। ठीक है, चलिए अब हम एक टेबल बनाना चाहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि क्या मकसद होगा टेबल बनाने का, क्या पर्पज होगा आपका। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं एक टेबल बने जिसका नाम हम यहाँ पर ईएमपी रखेंगे। तो टेबल का नाम हमने रख दिया ईएमपी। इस टेबल के अंदर हम कुछ फील्ड्स चाहते हैं। फील्ड, फील्ड को कॉलम कहते हैं, फील्ड को कॉलम कहते हैं। तो मैं बोलूंगा कि मुझे इसमें कॉलम चाहिए, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं मुझे इसमें कुछ फील्ड से चाहिए। ठीक है, तो पहला फील्ड मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी। तो पहले फील्ड में एम्प्लॉय आईडी आके स्टोर होगी। अब दूसरे फील्ड में हम चाहते हैं एम्प्लॉय का नाम आ जाए, और तीसरे फील्ड में हम चाहते हैं एम्प्लॉय की सैलरी आ जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम जब ये तीन फील्ड्स बनाएंगे तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इस फील्ड में जो वैल्यू आएंगी वो किस टाइप की होती हैं। इस फील्ड में जो वैल्यूज आएंगी वो किस टाइप की होंगी। तो हर फील्ड का क्या होगा, डेटा टाइप होगा। हर कॉलम का क्या होगा, डेटा टाइप होगा। तो माई सिक्वल के अंदर कई सारे डेटा टाइप्स हैं। उन कई सारे डेटा टाइप को अगर मैं अरेंज करना चाहूं शॉर्ट में, तो हम अरेंज कर सकते हैं ऐसे करके कि भाई कुछ डेटा टाइप्स ऐसे हैं जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ डेटा टाइप ऐसे हैं जो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाए गए हैं, और कुछ डेटा टाइप ऐसे हैं जो डेट वगैरह पे काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करें तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर हमारे एक्चुअल डेटा टाइप आएंगे कई सारे। एक है हमारा इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप में कॉलम के अंदर
ऐसी इंटीजर वैल्यूज आएंगी जो नेगेटिव हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं, लेकिन दशमलव उसमें अलाउड नहीं है। अब इंटीजर के भी कई सारे फ्लेवर होते हैं, छोटा इंटीजर, बड़ा इंटीजर, बहुत बड़ा इंटीजर। तो इंट नाम से जो डेटा टाइप है पाइथन में, ये अकेला नहीं है। इंट के अलावा एक है टिनी इंट, एक होता है हमारा मीडियम इंट, एक होता है हमारा लॉन्ग इंट। तो अगर हम इंट को लेकर देखें तो पाइथन के अंदर कई सारे इंट वाले डेटा टाइप हैं, टिनी इंट, मीडियम इंट, लॉन्ग इंट, है ना। तो अब इसी तरह से फ्लोट को लेकर भी है। तो अभी हम मोटा मोटा ध्यान रखें तो इंट नाम से डेटा टाइप है और एक फ्लोट नाम से डेटा टाइप है, ठीक है। सर इनमें डिफरेंस क्या होगा? इनका साइज, कौन कितनी बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकता है ये डिपेंड करेगा। जो टिनी इंट है, टिनी इंट हमारा क्या करता है, हर वैल्यू को 1 बाइट मेमोरी में स्टोर करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय सैलरी का डेटा टाइप टिनी इंट कर दूं, तो हर सैलरी जो आएगी, यहाँ पर मान लीजिए एक सैलरी आई, यहाँ पर एक सैलरी आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, तो इसका मेमोरी कंजप्शन जो होगा वो 1 बाइट होगा। 1 बाइट इसका कंजप्शन होगा। तो हर वैल्यू जो टिनी इंट टाइप के कॉलम में आएगी 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगी। और 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करने के लिए जो रेंज अवेलेबल होगी वो होगी -128 से लेकर +127। तो अगर मैं किसी कॉलम को टिन इंट कर देता हूं तो वो इस रेंज की वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। इससे बड़ी वैल्यू के लिए फिर आपको मीडियम इंट पे आना पड़ेगा, उससे बड़ी के लिए इंट है, उससे बड़ी के लिए फिर लॉन्ग इंट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डेटा टाइप को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं आपसे कहूं कि हर कॉलम का डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर भी कई सारे होते हैं, उनमें से ज्यादातर दो ही पॉपुलर हैं। एक है कैर डेटा टाइप, एक है वैर कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप और दूसरा है हमारा वैर कैर डेटा टाइप। इन दोनों डेटा टाइप में डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए मैं एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप वैर कैर कर देता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने इसका डेटा टाइप वैर कैर कर दिया, तो आपको क्या करना होगा, बताना होगा कि वैर कैर डेटा टाइप का कॉलम हर वैल्यू जो रखेगा वो कितनी बाइट की रखेगा। तो मैंने कहा 10। तो हर वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो 10 बाइट मेमोरी खाएगी। ये वैल्यू मेमोरी में 10 बाइट खाएगी, ये वैल्यू 10 बाइट, ये 10 बाइट, ये 10 बाइट, 10 बाइट। एक सिंपल अगर हम वे देखें तो एक करेक्टर 1 बाइट खाएगा। अगर मान लो यहाँ पर मैं एम्प्लॉय नेम किसी का सोनू कर दूं फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, तो एस 1 बाइट खाएगा, ओ 1 बाइट खाएगा, एन एक, तो टोटल सोनू को स्टोर करने के लिए 4 बाइट मेमोरी लगेगी। तो आसान भाषा में एक करेक्टर 1 बाइट, एक करेक्टर 1 बाइट। और आसान भाषा में इसको आप लेंथ मान लो कि भाई हर कॉलम नहीं, इस कॉलम की हर वैल्यू 10 करेक्टर लेंथ हो सकती है। तो वास्तव में लेंथ नहीं है, समझने के लिए हमने लेंथ मान लिया है, वास्तव में क्या है, मेमोरी साइज होता है ना, कि कितना मेमोरी साइज आपको देना है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मैंने 10 लिखा लेकिन मेरी तो 4 ही लगी, तो अब ये बताओ 6 बाइट मेमोरी हमारी बचा ली जाएगी अगर ये बैर कैर हुआ तो। और अगर ये कैर होता तो क्या करते, 4 तो आपने लिख ही दिया, 6 स्पेस लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, आउटपुट में नहीं दिखेंगे स्पेस। मेमोरी में जब सोनू स्टोर होगा तो सोनू के साथ 6 स्पेस ऐड कर देंगे और टोटल 10 का बना देंगे। तो हर वैल्यू जो यहाँ पर आएगी एग्जैक्ट 10 करेक्टर की मेमोरी में होगी। लेकिन बैर कैर लगाने से ऐसा नहीं होगा, यानी कि बैर कैर में मैं यहाँ पर मैक्सिमम अपना लेंथ बता रहा हूं। अगर
इससे ज्यादा आएगा तो एरर आएगी, मना कर देगा और क्या करें। लेकिन अगर इससे कम अगर वैल्यू की लेंथ है तो अपनी तरफ से स्पेस नहीं लगाए जाएंगे, उतने कम में ही मेमोरी दे दी जाएगी और आपकी मेमोरी बचा ली जाएगी। इसीलिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, जब भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना हो किसी कॉलम के अंदर तो वैर कैर का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, चलो अब डेट, भाई जैसे बैंक का कोई टेबल बनाना है तो बैंक के टेबल में पैसा निकाला, ट्रांसफर हुआ, जमा हुआ, तो डेट तो बहुत जरूरी है, किस तारीख को पैसा आया, कब निकला, कब आया। तो अगर मुझे कोई कॉलम ऐसा होता जिसमें डेट और टाइम स्टोर करना होता तो डेट से रिलेटेड भी हमारे पास दो तीन डेटा टाइप होते हैं, तो जब पढ़ाएंगे इसके लिए उस समय डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हम एक ओवरव्यू में समझ में आ गया कि क्या ये सब चीजें हैं। तो अब हमें ये समझ में आया कि जब भी टेबल के अंदर कोई कॉलम बनाया जाएगा तो हर कॉलम का डेटा टाइप आपको बताना पड़ेगा। माई SQL अपने आप से प्रिडिक्ट नहीं करेगा, है ना, आपको बताना पड़ेगा। तो हम बताने जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप बता दिया, मान लीजिए इंटीजर, और साथ में हमने लिख दिया मान लीजिए 5। नहीं, इंटीजर में साइज नहीं लिखना है। इंटीजर जब आप बताएंगे तो इंटीजर में आपको साइज नहीं लिखना होगा, ऑटोमेटिकली इंटीजर को पहले ही पता है कि मेरा साइज क्या है, आपको इंटीजर का साइज नहीं बताना होता। ठीक है, वैर का साइज बताना होगा। जब आप यहाँ लिखेंगे वैर तो आपको साइज बताना होगा। ठीक है, सैलरी मान लो मैंने कर दी फ्लोट टाइप, तो तीन अलग अलग टाइप हमारे हो गए, टेंट, वैर और फ्लोट। हम मान के चल रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी हम नंबर रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कोई एक एम्प्लॉय है, मुझे इसको टेबल में रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी एम्प्लॉय आईडी है मान लीजिए 101, इसका नेम है मान लीजिए सोनू, इसकी सैलरी है मान लीजिए 20,000। तो ये हमारा एक एम्प्लॉय डेटाबेस की टेबल में आ गया। दूसरा एम्प्लॉय होगा तो उसके लिए फिर से कुछ आएगा यहाँ पर, डॉट 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 डॉट, इसको हम बोलते हैं रो या रिकॉर्ड। ये क्या है, ये एक रो है या एक रिकॉर्ड है। कुछ लोग इसे टपल भी कहते हैं कि एक टपल है, रो, रिकॉर्ड, टपल, ये सब कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल में हम कई सारी रोज बनाते हैं। एक रो एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है, रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं या टपल भी कहते हैं, कॉलम को फील्ड भी कहते हैं। डेटा टाइप रो का नहीं होता है, डेटा टाइप कॉलम का होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई बहुत ज्यादा सटीक आंसर नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर ये बताइए एक टेबल में कितनी रोज आ जाती हैं, अभी आपने एक लिखी है, दो आएंगी, तीन आएंगी, 1,000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, 50,00,000, कितनी रोज हमारी आती हैं एक टेबल के अंदर, इसका कोई आंसर सटीक नहीं है। आप मुझसे पूछेंगे सर ये बताइए एक टेबल में कितने कॉलम्स आते हैं मैक्सिमम, अभी तो आपने तीन बनाए हैं, कितने आते हैं, 3,000, 3,00,000, 30 करोड़, कितने कॉलम एक टेबल में आ जाएंगे, इसका कोई सटीक आंसर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, कितनी टेबल बनाई जा सकती हैं डेटाबेस के अंदर, तो सर इनके आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि डेटाबेस ये कह रहा है कि मेरा एक साइज है,
अब आप देखो उस साइज में आप कितनी टेबल बना सकते हो। आप देखो एक टेबल में कितनी रो बना रहे हो, कितने कॉलम बना रहे हो। तो गिनती नहीं है, गिनती के हिसाब से लिमिट नहीं है, साइज के हिसाब से लिमिट है। कुछ डेटाबेस 40 GB मैक्सिमम मेमोरी हमारा दे पाते हैं। 40 GB मेमोरी। अब 40 GB मेमोरी में आप देख लो कितने टेबल बना सकते हो, एक टेबल में कितनी रो कितने कॉलम रख सकते हो, आप देख लो। हम गिनती नहीं बताएंगे, आप अपना देख लो कितनी गिनती हो गई। कुछ RDBMS ऐसे होते हैं जिनकी लिमिट टीबी में होती है। वो कहते हैं कि हम तो 2 TB तक जा सकते हैं। तो इसलिए इस बात का सटीक आंसर नहीं है कि एक टेबल में कितनी रोज और एक टेबल में कितने कॉलम और पूरे RDBMS में कितनी टेबल। साइज पे काम किया गया आता है कि इतना साइज है, अब उतने साइज के हिसाब से देख लो आपने कितनी बना रखी। वो साइज पूरा हो गया तो अब कोई और नई टेबल नहीं बनेगी, एरर आ जाएगी, मेमोरी एरर। और अगर साइज पूरा नहीं हुआ है तो टेबल बन जाएगी। टेबल बन गई, उस टेबल में 3 कॉलम बन गए। अब आपने सोचा कि उसमें 30 रो आ गई, अब 31वीं रो लेकर एरर आ गई, साइज खत्म हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर वेरी करेगा साइज के ऊपर। कितना साइज नहीं पता, हर RDBMS का अलग अलग है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। किसी का 40 GB है, किसी का 2 TB है, किसी का 40 TB होगा। वो जो जितने पैसे मांगेगा उसे आपसे देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फ्री वाले 40 GB तक प्रोवाइड करते हैं। तो जिस ड्राइव में माई सिक्वल इंस्टॉल हुआ है उस ड्राइव में 40 GB स्पेस होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्पेस कंज्यूम होगा वो आपकी हार्ड डिस्क का ही तो कंज्यूम होगा, कहीं बाहर से तो स्पेस आ नहीं जाएगा लोगों। तो जिस ड्राइव में माई सिक्वल इंस्टॉल हुआ है उस ड्राइव में स्पेस होना चाहिए उतना पे। ठीक है, तो अक्सर जितने भी सॉफ्टवेयर अब आजकल आ रहे हैं वो सब मेमोरी बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए आजकल एक ट्रेंड आपने अक्सर देखा होगा, लैपटॉप लेने जाओ तो एक ही ड्राइव दे रहे हैं, वो C ड्राइव, बाकी कह रहे हैं अपने आप देख लेना। उन्हें मालूम है सारे सॉफ्टवेयर सी में इंस्टॉल होंगे, जितनी मेमोरी मांगेंगे मिल जाएगी। पूरी की पूरी 1 TB एक C ड्राइव दे रखी है, बताओ। उसके पीछे बहुत वजह हो सकती है, एक वजह ये भी है उन्होंने पार्टीशन कर दिया 100 GB का, और आपने मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो कह रहा है मैं तो मेमोरी और भी ले सकता था, कहाँ से लाओगे फिर अब। ठीक है, वजह और भी हो सकती है। ठीक। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए टेबल बन गई, टेबल के अंदर कॉलम्स आ गए, रोज बन गई हमारी यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें यह सोचना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय ID 101 हमारी आ चुकी है और अगली वाली रूम में फिर से एम्प्लॉय ID 101 आ जाए। क्या हम ऐसा चाहेंगे? हमने कहा शायद हम ऐसा नहीं चाहेंगे। भाई नाम डुप्लीकेट हो सकता है, समझ में आ रहा है, नाम डुप्लीकेट हो सकता है, 2 एम्प्लॉय का नाम सेम हो सकता है, 2 एम्प्लॉय की सैलरी सेम हो सकती है, लेकिन 2 एम्प्लॉय की जो ID है वो सेम हमारी नहीं होती है। तो अब एक तो है प्रोग्रामर का काम, कि प्रोग्रामर जब आप रिकॉर्ड को स्टोर करेंगे टेबल के अंदर तो आपको ध्यान रखना होगा। सर ध्यान कहाँ से रख लें? सपोज करिए लाखों रिकॉर्ड है टेबल में, अब कहाँ तक ध्यान रखेंगे कि एम्प्लॉय ID आ गई है वाली कि नहीं आ गई है। ठीक है, अगर इतना ही ध्यान रखना होता तो एक्सेल पे काम नहीं कर रहे होते, यहाँ तक ही क्यों आते फिर? क्योंकि वहां पर ये फीचर नहीं है, वहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया, हर कॉलम पर आप क्या लगा सकते हैं? कॉन्स्ट्रेंट। हर कॉलम पे आप क्या लगा सकते हैं? कॉन्स्ट्रेंट। क्या होता है भाई ये कॉन्स्ट्रेंट? कॉन्स्ट्रेंट इज लाइक कंडीशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन। तो आप क्या लगाते हैं? कॉन्स्ट्रेंट लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? रो पर नहीं लगाते, ऑन फील्ड्स। फील्ड्स का मतलब कॉलम। तो हम कॉन्स्टेंट लगाएंगे फील्ड्स के ऊपर या अपने कॉलम्स के ऊपर। कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स आप लगा सकते हैं? उनमें से एक कॉन्स्टेंट आता है जिसका नाम होता है हमारा यूनिक की कॉन्स्टेंट। अगर किसी कॉलम पर
यूनिक की कांस्टेंट लगा दिया जाए, तो अब हमारा ये डेटाबेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कॉलम में हर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। अगर गलती से प्रोग्रामर कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट कर रहा है जो ऑलरेडी इस यूनिक की कांस्टेंट वाले कॉलम में है, तो एरर दिखा दे कि भाई ये ऑलरेडी आ चुकी है, अब ये वैल्यू इसमें नहीं आ सकती, ये हमारी क्या बन गई, एरर बन गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूनिक की कांस्टेंट लगा सकते हैं। यूनिक की कांस्टेंट का मतलब है कॉलम में यूनिक वैल्यूज आएंगी, इस बात की गारंटी अब डेटाबेस की हो गई। एज ए प्रोग्रामर अब आपकी हेडेक खत्म। ठीक है, जितने भी कॉलम पे चाहे आप लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है एक कॉलम है आधार, एक कॉलम पैन नंबर, तो सर आधार भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, पैन भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, उन पर भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जितने चाहे उतने कॉलम पर आप यूनिक की अपना लगा सकते हैं। ईमेल आईडी पे लगा दो, बहुत से लोग ईमेल को यूनिक मान के चलते हैं। ठीक है, तो आप जितने चाहे उतने कॉलम पर यूनिक की लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं, मान लीजिए, अपनी रो इंसर्ट कर रहा हूं। हाँ जी, है? नीचे बुला रहे हैं मुझे, चलिए। और 10 मिनट दीजिए मुझे, 10 मिनट अपना जब तक व्हाट्सअप चेक कर लो, कोई मैसेज आया होगा, मैं आता हूँ वापस अभी। चलिए भाई, देखिए वापस आ जाइए। तो हम लोग कॉन्स्ट्रेंट को डिस्कस कर रहे थे। किसी भी फील्ड के साथ, फील्ड का मतलब कॉलम, किसी भी कॉलम के साथ दो चीजें होती हैं, डेटा टाइप होता है और साथ में उसका कॉन्स्ट्रेंट होता है। दूसरा होता है नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। नॉट नल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई भी एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मैं इंसर्ट कर रहा हूं। अब उसका नाम मुझे पता है क्या है, मुझे उसकी सैलरी पता है, लेकिन उसकी मुझे आईडी नहीं पता है। तो आईडी क्या है, आईडी यहाँ पर मिसिंग हो गई। मिसिंग वैल्यू को बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल क्या मानता है, नल मानता है। नल का मतलब हो गया मिसिंग वैल्यू, मतलब वो वैल्यू इनपुट नहीं कराई गई थी टेबल के अंदर, तो माई सिक्वल ने उसे क्या कर दिया, नल से फिल कर दिया, मतलब मिसिंग वैल्यू वो हो गई। तो अब ये बताओ, अगर मुझे इस वाले एम्प्लॉय को ढूंढना हो तो ढूंढेंगे कैसे, क्योंकि इसका जो नाम है, इस नाम को तो पता नहीं कितने और एम्प्लॉय होंगे, इसकी जो सैलरी है, इसका जो डिपार्टमेंट है, पता नहीं कितने होंगे। मान लीजिए आधार पैन हमने स्टोरी नहीं करा है, तो एक यही एक जरिया था जिसके थ्रू इस एम्प्लॉय को टेबल में ढूंढा जा सकता था। अब वो भी खत्म हो गया क्योंकि वो मिसिंग है, नल वैल्यू है। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी का नाम नहीं पता है तो चलेगा, किसी की सैलरी नहीं पता है तो चलेगा, लेकिन अगर किसी की आईडी नहीं पता है तो ये नहीं चलेगा भाई। ये तो हो ही नहीं सकता कि बंदा कंपनी में काम कर रहा है, उसकी आईडी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो हम नहीं चाहते कि भाई एम्प्लॉय आईडी कॉलम में या किसी भी कॉलम में हमारा मिसिंग वैल्यू अलाउड हो। हम क्या करेंगे, उस कॉलम पर नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट लगा देंगे। तो नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट हमें क्या फैसिलिटी देगा, जिस कॉलम पे आपने नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट लगाया है उस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज अलाउड नहीं होंगी। उसमें जब आपका रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो कॉलम के लिए वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी। किसी भी कॉलम पर, कितने भी कॉलम पर नॉट नल कॉन्स्टेंट को लगाया जा सकता है। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक ही कॉलम पर दोनों लगाने हैं, यूनिक भी लगाना है, नॉट नल भी लगाना है, तो आप दोनों को लगा सकते हैं। एक शॉर्टकट है, इन दोनों को ही अगर आप लगाना चाहते हैं तो एक तीसरा कॉन्स्ट्रेंट आता है जिसका नाम है प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। प्राइमरी की कॉन्स्टेंट कह रहा मैं नया नहीं हूं,
मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन हूं, यूनिक कांस्टेंट प्लस नॉर्टनल कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की कांस्टेंट कहा जाता है। तो आप अगर एम्प्लॉय आईडी पर दोनों कांस्टेंट लगाना चाहते हैं, यूनिक भी नॉट नल भी, तो बेटर है कि आप एम्प्लॉय आईडी पर प्राइमरी की कांस्टेंट लगा दें। चलिए, तो पहले इतना कर लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस करेंगे, फिर नहीं तो ऐसे बहुत सारा थ्योरी क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब बनाते हैं सर, टेबल बनाकर दिखाइए, ये जो आपने सोचा है इसको कोड में कन्वर्ट करिए। तो क्रिएट, अब इस बार हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, टेबल। तो कीवर्ड का नाम होगा टेबल, क्रिएट टेबल। उसके बाद टेबल का नाम आएगा, किस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं, हमने कहा ईएमपी नाम से बना देते हैं। तो टेबल बना दी मैंने ईएमपी नाम से। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, और पैरेंथेसिस में आप अपने कॉलम्स के नाम बताएंगे, फील्ड्स के नाम बताएंगे, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आप बनाना चाहते हैं। तो आप अपने ईएमपी टेबल में बताइए पहला कॉलम क्या चाहते हैं, तो आप उस नाम का यहां पर कॉलम लिख दीजिए ईएमपी आईडी। अब कॉलम का नाम लिखने के बाद स्पेस देना होगा, स्पेस कितने भी दे सकते हो, कम से कम एक देना होगा। स्पेस देने के बाद आपको बताना होगा कॉलम का डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर हम, इंट। एक बार चेक करेंगे, कुछ वर्जन में इंट चलता है और कुछ में पूरा लिखना पड़ जाता है इंटीजर। ठीक है, चलिए तो अभी मैं इंट लिख देता हूं। अब जब हम इंट बताते हैं तो ये नहीं बताते कि इंट का साइज क्या रखना है, इंट का साइज पहले से ही फिक्स है कि भाई इतना होगा, है ना। आई गेस 4 बाइट होता है, हर वैल्यू इंट टाइप की 4 बाइट हमारी मेमोरी कंज्यूम करेगी। 4 बाइट मेमोरी में रेंज लगभग 8 से 9 डिजिट की आती है, तो कोई भी वैल्यू 8 से 9 डिजिट की हमारी हो सकती है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पर इंटीजर कॉमा, उसके बाद दूसरा कॉलम किस नाम से बना रहे हैं, दूसरा कॉलम हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम स्पेस, क्या लिखेंगे इसका, डेटा टाइप। बाकी चीजें मैं हटा दे रहा हूं ताकि क्लियर थोड़ा सा नजर आए। तो यहां पर मैं लिखूंगा यहाँ पर वेर कैर, वेर कैर क्या बोलेगा, साइज बताना पड़ेगा, बिना बताए एरर आ जाएगी। तो साइज बता देते हैं, कैसे बताएंगे, डेटा टाइप के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वेर कैर का साइज, हर वैल्यू कितना मेमोरी खाएगी, या हर वैल्यू की लेंथ मैक्सिमम कितनी रखना चाहते हो, हमने 10 रखी। तो ईएमपी नेम कॉलम की हर वैल्यू 10 करेक्टर लेंथ की हो सकती है मैक्सिमम, या हर वैल्यू 10 बाइट मेमोरी खाएगी, कॉमा। तीसरा कॉलम है एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी कॉलम को मैंने फ्लोट टाइप का बना दिया। तो न्यूमेरिक के लिए साइज नहीं बताना होता, इंट फ्लोट इनके लिए साइज नहीं बताना। उसके बाद क्वेरी को सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, टर्मिनेट करेंगे। सर इसमें कांस्टेंट वाली बात कहीं नहीं हुई, हमें ये समझ में आ गया टेबल बन गई, हमारी समझ में आ गया एम्प्लॉय आईडी कॉलम बन गया इंटीजर टाइप का, प्राइमरी की बताई नहीं आपने कहीं, एम्प्लॉय नेम बन गया वेरकर टाइप का, 10 हर वैल्यू का साइज हो गया, सैलरी कॉलम फ्लोटिंग वैल्यू कंटेन करेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अभी ऐसे ही करते हैं। तो पहले हम गलत करेंगे, और गलत करने से हमारा नुकसान क्या होगा वो देखेंगे, फिर उसको सही करेंगे, है ना। तो एक तरीका तो यह कि मैं पहली बार में आपको बता दूं प्राइमरी की लगा देते हैं, खत्म हो गया। मैं एक काम करता हूँ, पहले नहीं लगाता हूँ, फिर देखते हैं कि नहीं लगाने से प्रॉब्लम क्या हुई, फिर उसको सही कर लेंगे, तो कभी भूलेंगे नहीं फिर, है ना। एंटर कर दिया,
और टेबल बन गई हमारी ईएमपी नाम की। सर टेबल में कितने कॉलम आए? जितने आपने बताए उतने आए। अब मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, तो कैसे देखेंगे? टेबल के स्ट्रक्चर को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे DESC, डेस्क्राइब। डेस्क्राइब नाम से एक कमांड होती है, बोलते डेस्क्राइब है, कीवर्ड है DESC, और इसके आगे उस टेबल का नाम लिखिए जिसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं। तो ये कह रहा है कि भी जो फील्ड है, मतलब कॉलम है, एक एम्प्लॉय आईडी है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, इसमें मिसिंग वैल्यू अलाउड है। नल का मतलब मिसिंग वैल्यू अलाउड है, मतलब ईएमपी आईडी में अगर आप वैल्यू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। कोई भी की कॉन्स्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है, मतलब यूनिक की, प्राइमरी की कोई नहीं लगा हुआ है। अगर लगा होता तो यहाँ लिख कर आता। अगर एम्प्लॉय आईडी में मिसिंग वैल्यू अलाउड है तो मिसिंग वैल्यू की जगह पर क्या माना जाए? क्या माना जाएगा? नल, NULL, कैपिटल वाला। तो मिसिंग वैल्यू की डिफॉल्ट वैल्यू क्या मानी गई? नल। कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट वगैरह नहीं लगा है। तो इस तरह से हर कॉलम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मुझे बता दिया गया। अब हमें टेबल बनानी आ गई। अब हम चाहते हैं टेबल में हम क्या करें? इंसर्ट करें। कैसे इंसर्ट करते हैं? कॉलम के लिए इंसर्ट करेंगे या रोज के लिए इंसर्ट करेंगे? रोज के लिए इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट जो शब्द है वो टेबल के साथ जब यूज होगा तो वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, है ना? तो ऐसा करने के लिए कमांड है, और उस कमांड का नाम भी क्या है? इंसर्ट। तो इंसर्ट कमांड का पर्पज होता है किसी भी टेबल में रोज को इंसर्ट करना। जनरली इंसर्ट कमांड एक बार में एक रो इंसर्ट करेगी। अगर आपने 5 रो इंसर्ट करनी है तो 5 बार आपको इंसर्ट कमांड को रन करना पड़ेगा। अब इंसर्ट का पूरा सिंटैक्स क्या है, मतलब इंसर्ट कमांड की जो पूरी क्वेरी बनेगी वो क्या बनेगी वो सीखते हो। तो इंसर्ट, उसके बाद इनटू, इनटू कीवर्ड आएगा। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करना है किसमें? इनटू, टेबल का नाम बताओ, किस टेबल में इंसर्ट करना है? ईएमपी। इंसर्ट इनटू ईएमपी। उसके बाद एक कीवर्ड आएगा वैल्यूज। तो इसका मतलब हो गया कि हम ईएमपी टेबल में वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब पैरेंथेसिस में आप क्या बताएंगे? अपनी वैल्यूज बताएंगे। तो ब्रेन में क्या रखेंगे? ब्रेन में रखेंगे कि भाई एक रो इंसर्ट हो रही है और उस रो में कितनी वैल्यूज आपको बतानी है? 3, क्योंकि 3 तो कॉलम आएंगे, हर रो में 3 कॉलम आएंगे। भाई हर रो में 3 कॉलम आएंगे, तो किसी भी रो को इंसर्ट करते समय आपको उतनी वैल्यूज बतानी होंगी जितने कॉलम्स हैं उस टेबल के अंदर, उसी ऑर्डर में बतानी होंगी जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स बनाए हैं। तो पहली वैल्यू आप यहाँ जो बताएंगे वो पहली वैल्यू टेबल के पहले कॉलम में इंसर्ट होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला कॉलम मैंने क्या बनाया था, इसीलिए हम इसका सहारा लेते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हमें उसी ऑर्डर में फील्ड के नेम दिखाएगा ये वाला कमांड कि भाई इस ऑर्डर में आपने टेबल में कॉलम्स को क्रिएट करें। अब इंसर्ट इनटू वैल्यूज, मान लीजिए मैंने कर दिया 101, तो 101 क्या हो गया? 101 हमारा हो गया हमारा एम्प्लॉय की आईडी। और आपको सब सही है। बताओ भाई क्या समस्या आ गई इसमें? सर गलती से कोई और की दब गई तो चलो कोई क्या बात कर सकते हैं? नहीं, कोई गलती से कोई की प्रेस हो गई क्वेरी लिखते समय। यस सर। हाँ, तो कर्सर जो लेफ्ट राइट एरो की है, जैसे मान लीजिए मेरी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, मैं यहाँ पर आगे लिखते लिखते जल्दीबाजी में, तो जो एरो कीज होती हैं
लेफ्ट राइट एरो की उनसे आप कर्सर को यहाँ लेकर आइए और फिर हम्म, अपना ऐप सही कर दीजिए। नहीं मैं पैरेंथेसिस दे रहा था सर, लेकिन एंटर दब गया तो, और वो नीचे आ गया, वो ऊपर भी नहीं जा रहा। करेंगे डिस्कस इस पर भी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी क्वेरी को लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ईएमपी नेम वैल्यू, उसके बाद अब मुझे कॉमा लगाना है और दूसरा वैल्यू इंसर्ट करना है। दूसरा वैल्यू क्या है हमारा, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम कॉलम किस टाइप का है, वैरचर। वैरचर के लिए हम स्ट्रिंग नोटेशन यूज करेंगे, या तो सिंगल कोट वाला या डबल कोट वाला। ट्रिपल कोट वाला पाइथन में चलता है, यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पर स्ट्रिंग या तो सिंगल कोट से लिखी जाती है, जो लिखना है वो लिखो इसके अंदर, या फिर डबल कोट से लिखी जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर 101 में सोनू। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी होती कि मैं लिख रहा हूं इस तरह से, मैं इस फॉन्ट साइज में मान लीजिए लिख रहा हूं, अब इसके आगे आपको दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं कुछ लिखूंगा तो ये फिर हमारा ऐसे करके पता ही नहीं चल रहा क्या लिख रहा हो सर आप आगे। तो कभी कभी क्वेरी की लेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि मेरी स्क्रीन में पूरे से फिट नहीं हो पाती है। तो उस केस में आप बोलोगे सर फॉन्ट साइज छोटा कर लो। अरे कर लिया, उसके बाद भी लंबी क्वेरी है तो थिंग इज कि हमें सीखना होगा कि अगर हम अपनी क्वेरी लिखते समय अगर किसी क्वेरी को चाहते हैं एक से ज्यादा लाइन पर कंप्लीट करना, तो अब जैसे आपने यहाँ सोनू लिखा, अब सोनू के बाद क्या आएगा, कॉमा, और क्या आता अगले वाले कॉलम का वैल्यू। बट गलती से जानबूझकर अगर मैं एंटर की प्रेस कर दूं, एंटर, तो मैं अगली उस पर आ गया, लाइन पर आ गया। अब अगली लाइन से बैक करते रहोगे, पीछे जाने का कोई तरीका नहीं है। तो अब क्या करें, अब उसके लिए आप क्या करोगे, जितनी क्वेरी का पोर्शन पहली लाइन में लिख गया था उसके आगे का पोर्शन लिख देना है। तो अब आगे क्या लिखना था, सोनू के बाद मुझे अभी कॉमा, उसके बाद तीसरे कॉलम की वैल्यू। तीसरा कॉलम क्या था मेरा, सैलरी। बताओ सैलरी कॉलम में क्या रखना, हमने कहा 20,000। अच्छा, उसके बाद ये पैरेंथेसिस ओपन हुई है तो इसको भी तो क्लोज करना था, ये कर दो। उसके बाद क्या करना है, तो जब आप सेमीकोलन लगा के एंटर करते हैं दैट मीन्स क्वेरी कंप्लीटेड। और आपने सेमीकोलन लगाए बिना एंटर कर दिया तो इसी तरह से हो जाएगा, ये एरो सा बनकर आ जाएगा, बोलेगा क्वेरी पूरी करो, आगे का पोर्शन लिखो आप। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टी लाइन पर अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं जब क्वेरी आपकी बड़ी हो गई तो। ठीक है, चलिए अब एंटर कर देंगे, क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड, एक रो टेबल में इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब सर एक और रो इंसर्ट करनी है, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यू 102 मोनू, और सैलरी कर दी मान लो 12,000। हो गया इंसर्ट। अब थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, अगर मैं एक बार इंसर्ट कमांड लिख चुका हूँ या कोई भी कमांड लिख चुका हूँ तो बार बार टाइप करने की बजाय अप डाउन एरो कीज का यूज करो। अप डाउन एरो कीज से, अप एरो की से क्या होगा, जस्ट प्रीवियस जो क्वेरी थी वो आ जाएगी एक बार, और उससे जस्ट प्रीवियस वाली आएगी। डाउन एरो की से फिर वापस आ जाओगे, तो ये आपकी पहले से लिखकर आ गई। अब इसमें लेफ्ट एरो की से कर्सर को लेकर आओ और मान लो यहां पर मैंने कर दिया अजय सैलरी 22,000, लेकिन जो एम्प्लॉय आईडी है वो मैंने क्या रखी है, 102। तो क्या ये एरर आएगी, अरे हमारे दिमाग में एरर आएगी,
हमारे कोड में एरर क्यों आएगी? क्या मैंने एम्प्लॉय आईडी पर यूनिक की या प्राइमरी की भी लगाई? तो क्यों आएगी एरर? यही तो सीखना था इसमें कि जब हम वहां पर कॉलम पर कोई कांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं तो कोई कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन चेक करेगा? इसे क्या पता है एम्प्लॉय आईडी किसे कहते हैं? तो सब एबीसीडी है। ये तो हम और आप जानते हैं एम्प्लॉय आईडी का मतलब क्या होता है। हमारा माइक तो थोड़ी जानता है एम्प्लॉय आईडी का मतलब क्या होता है। हो गया यूजर? ठीक है। अब सर मान लीजिए 5 रिकॉर्ड एक साथ इंसर्ट करने हैं, तो ऐसे करके बार बार चेंज करके हम इंसर्ट करेंगे। हमने कहा अभी तो यही तरीका है। ठीक है, तो एक काम करो, क्वेरी को सेलेक्ट करो। कैसे करी सर आपने? ट्रैक करो माउस से, ड्रैग करते हुए सेलेक्ट हो गई। दूसरा, कर्सर जहां पर है, शिफ्ट शिफ्ट की प्रेस करो और उसके बाद लेफ्ट राइट एरो को लेके जाओ, सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, माउस से भी कर सकते हो। फिर क्या करना है? हमने कहा फिर एंटर प्रेस कर दो। उससे क्या होता है, जो सेलेक्टेड था वो कॉपी हो गया। तो कॉपी कंट्रोल सी से नहीं होगा शायद, इसमें करके देख लेना एक बार, है ना। एंटर की से होगा। पहले सेलेक्ट करेंगे, जो भी सेलेक्ट कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे पहले, एंटर कर देंगे, सेलेक्ट हो गया। अब बाहर आओ, नोटपैड पे कहीं खोलो नोटपैड अपना और पेस्ट कर दो कंट्रोल बी। ये चल गया यहाँ पर। अब क्या करो, थोड़ा सा ये हमारे लिए फैमिलियर है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट आराम से हम लोग कर देंगे। 102 यहाँ पे अपना पहले सही से बना लो, 104 105 106। अजय, विजय, करण, अर्जुन, सबको भेज दो। ठीक है, इसकी 32,000 कर दो, इसकी 42,000 कर दो, इसकी 20,000 कर दो। अब मैं चाहता हूं कि ये सारे रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट कर दो। कॉपी करो, नोटपैड से कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल भी चल जाएगा, कंट्रोल भी करोगे तो चल जाएगा। कंट्रोल भी, जैसे ही कंट्रोल भी करा वैसी सारी क्वेरी अपने आप चल गई। सब ओके 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 हो गई, लास्ट वाली रह गई, तो एंटर कर दो। तो ऐसे करके अभी के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी क्वेरी अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आप पहले नोट पैड पे सही से अपना लिख लो, फिर एक साथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार दो। ये कोई ऑफिशियल सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट एक ट्रिक है, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी आ गई और कुछ नहीं। तो अब मेरी टेबल में सर 4-5 तो ये हो गए, तीनों आपने पहले कर दी। ठीक है, अब हमने कहा अब हम चाहते हैं, हम भूल गए हमारी टेबल में कॉलम का ऑर्डर क्या था, लेकिन हमें यह पता है 3 कॉलम थे। एक एम्प्लॉय नेम था, एक एम्प्लॉय आईडी था और एक एम्प्लॉय सैलरी था। और मान लीजिए हम भूल गए कि उनका ऑर्डर क्या था, और वो डिस्क्राइब कमांड भी हमें नहीं पता क्या होती है। तो क्या कोई तरीका है कि अब हम अब इंसर्ट कर लें? तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम के बाद आप अपना ऑर्डर बताएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे टेबल नेम के बाद। अब बताओ अपना ऑर्डर, किस ऑर्डर में कॉलम्स के आप रखना चाहते हैं। हमने कहा पहले सैलरी, तो एम्प्लॉय सैलरी कॉलम का नाम लिखेंगे। कॉलम का नाम सही लिखा होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो एरर आ जाएगी, कॉमा। हमने कहा उसके बाद करेंगे एम्प्लॉय नेम, उसके बाद लास्ट में करेंगे एम्प्लॉय आईडी। अब आप वैल्यू जब लिखेंगे तो वैल्यूज के आगे जो ऑर्डर है, अब वो डिफॉल्ट ऑर्डर नहीं माना जाएगा, जो आपने बताया है कॉलम्स का ऑर्डर, इस ऑर्डर में वैल्यू हमारी इंसर्ट होंगी। तो पहली वैल्यू जो आप लिखेंगे वो सैलरी कॉलम में जाएगी। तो आपने यहाँ लिख दिया सैलरी की वैल्यू, मान लीजिए 10,000, कॉमा, नेम आपने कर दिया अजय विजय सोनू मोनू चिंटू पिंटू करण अर्जुन, सब चले गए। कौन रह गया? अब क्रिकेट टीम रह गई, विराट रोहित, यही सब जाएंगे। कहाँ से आएंगे और नाम ये? चलो, तो एम्प्लॉय नेम विराट हो गया और एम्प्लॉय की आईडी मान लो मैंने कर दी 201।
सैलरी कम है, लो जी एक और लगा दो जी, अब सही है, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये वैल्यू डिफॉल्ट नंबर वन कॉलम पे ना गई, कहाँ गई, ये वाला जो कॉलम था नंबर वन वाला जो आपने बताया आ गई। दूसरी वैल्यू ये गई, तीसरी वैल्यू, ठीक है। अच्छा सर, एक और, आपने किसी भी कॉलम पर कोई कांस्टेंट नहीं लगाया है। अब मैं आपसे कहूं कि मैं एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट ही नहीं करूंगा, बस मुझे नाम पता है, नाम है पंत, और सैलरी मान लो इनकी कर दी 60,000, एम्प्लॉय आईडी अभी नहीं पता मुझे, तो ये इंसर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कोई कांस्टेंट तो लगाया ही नहीं है अभी, मतलब एम्प्लॉय आईडी को मिस कर रहा हूं मैं। तो एम्प्लॉय आईडी मिस हो सकती है, कोई कांस्टेंट नहीं लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये एरर आ जाएगी, गिनती हो रही है कि कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, वैल्यू है 2 और टेबल में कॉलम है 3, तो इनकी काउंटिंग करेगी तो मैच नहीं होगी। तो सर ऐसा तो फिर कभी मिसिंग वैल्यू आएगी नहीं, पर इस हिसाब से अगर ये मैच करेगा कि जितनी वैल्यूज उतने कॉलम, फिर तो कभी किसी कॉलम में मिसिंग वैल्यू जा ही नहीं सकती। हमने कहा जाएगी, कैसे, सीखना पड़ेगा। तो जब आप किसी कॉलम में वैल्यू नहीं इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपको टेबल नेम के बाद बताना पड़ेगा किस किस कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं, उनके नाम बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, इसको पहले कॉलम में मैप किया गया, इसको दूसरे कॉलम में, अब तीसरा कॉलम वहां पर है, यहाँ वैल्यू नहीं है। तो अब मैं बताऊंगा, दो ही कॉलम है, एक बताया मैंने एम्प्लॉय का नेम, और दूसरा बताया मैंने एम्प्लॉय की सैलरी। अब ये वाली जो गिनती है वो टेबल के कॉलम की गिनती से नहीं मैच होगी, मैंने जो बताया कॉलम का नाम इनसे मैच होगी। तो इसी ऑर्डर में फंड चला गया इस कॉलम में, सैलरी आ गई इस कॉलम में। अब जो नहीं बताया वो हो गया मिस, और मिस वैल्यू के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिखेगी, तब देखेंगे तो नल। ये लो, तो अभी मुझे एक सजेशन दिया गया, करके देख लेते हैं। हमें कहा गया कि आप अगर पंच से पहले सिर्फ कॉमा लगा दें ऐसे करके, तो क्या ये माना जाएगा मिसिंग वैल्यू। हमने कहा करके देख लेते हैं कि भाई ये पंथ चले जाएं, 60,000 सैलरी आ जाए, नाम थोड़ा बदल देते हैं, मालूम कार्तिक कर दिया और सैलरी इनकी कम कर दी, और जो आईडी थी हमने सोचा मिसिंग है, ऐसे कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं, उससे पहले कुछ नहीं लिखते हैं, देखते हैं चल जाए तो बढ़िया है। एरर आ गई सर, सिंटैक्स एरर। तो ये सोचना हमारा सही नहीं निकला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, अगर किसी कॉलम को मिस करना है तो हमें जिन जिन कॉलम को इंसर्ट करवाना है उनके नाम लिखने ही पड़ेंगे। अब सर इतने रिकॉर्ड आपने इंसर्ट कर दिए, एक बार दिखाना, DESC सही है, ये सही चल रहा है। इससे क्या आता है, टेबल का स्ट्रक्चर आता है, या टेबल के अंदर के रोज आती हैं, रिकॉर्ड्स आते हैं। स्ट्रक्चर आ गया, हमें स्ट्रक्चर तो पता है, ये थोड़ी देखना है हमें, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर रोज आई है वो देखनी है। तो डेस्क्राइब नहीं, उसके लिए कौन सी कमांड आती है, सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड का काम होता है टेबल से कुछ लाकर डिस्प्ले करना, टेबल से कुछ लाकर डिस्प्ले करना, सेलेक्ट। अब सेलेक्ट कमांड के आगे आपको क्या बताना पड़ेगा, सेलेक्ट कमांड के आगे आपको बताना पड़ेगा उस कॉलम का नाम जिस कॉलम को आप देखना चाहते हैं। हमने कहा एम्प्लॉय नेम दिखा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम। अब ये होता है एम्प्लॉय नेम कहाँ मिलेगा, स्टूडेंट टेबल में या बैंक टेबल में या यूजर टेबल में। भाई टेबल तो आपने हो सकता है बहुत सारी बना रखी हो, तो जरूरी है कि इसी एक ही टेबल में ईएमपी नेम मिलेगा। तो सेलेक्ट कमांड किस टेबल में जाके इस कॉलम को ढूंढे, फ्रॉम, सिंटैक्स में बताना पड़ेगा फ्रॉम टेबल का नेम ईएम। तो सेलेक्ट
कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। इसका जनरल सिंटेक्स हो गया सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। जिस कॉलम का नाम लिखा है वो कॉलम इस टेबल में होनी। सारे कॉलम नहीं, एक कॉलम की सारी वैल्यूज आ गई। सर अगर मैं एक साथ दो कॉलम सेलेक्ट करना चाहूं तो कॉमा लगाकर दूसरे कॉलम का नाम, सैलरी भी दिखा दो। तो किस ऑर्डर में सिलेक्ट होंगे? उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने मांगे हैं। अब अगर आप पहले लिख देते सैलरी कॉमा नेम, तो पहले सैलरी आता फिर नेम आता, नेम सैलरी। और मान लीजिए आप ऐसे कर दें, नहीं मुझे तो पहले सैलरी चाहिए उसके बाद नेम चाहिए, तो पहले सैलरी आ जाएगी फिर नेम आ जाएगा। मुझे सारे चाहिए तो मुझे पता है कि मैं कॉमा लगा के जितने कॉलम के नाम लिखूंगा तो सारे कॉलम सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। मेरे पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब 100 में से 99 लोगों को गलत पता होता है। अभी पूछूंगा तो गलत बताओगे, जबकि सब पता है आपको फिर भी गलत बताओगे। एस्ट्रिक का मतलब आप मुझे क्या बताओगे? ऑल रोज। नहीं होता। एस्ट्रिक किसकी जगह पे यूज हो रहा है? जहां कॉलम बताए जाते थे। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम। कॉलेज लाइफ में एस्ट्रिक का मतलब ऑल रोज हमें पता नहीं क्यों बताया जाता है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि एस्ट्रिक जिस जगह लिखा जा रहा है उसका मतलब वहां पर कॉलम लेके जाते थे। तो एस्ट्रिक किसको रिप्लेस कर रहा है? कॉलम्स के नेम को रिप्लेस कर रहा है। तो एस्ट्रिक का मतलब हो गया ऑल कॉलम्स। अब सर ऑर्डर, सारे कॉलम्स आएंगे तो ऑर्डर जिस ऑर्डर में टेबल में है उसी ऑर्डर में आ जाएंगे। चलिए बाकी